नमस्कार। आज जो सामग्री हमारे सामने है वो एक कहानी है, द क्राई फ्रॉम द डार्क वाटर्स। लेकिन हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये कहानी ये इतनी असरदार क्यों है। ये हमें ले जाती है असम के बिल्कुल नए बने बोगीबील ब्रिज पर, और इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डर पैदा करने की जो कला है वो असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल। और एक कहानी एक बेहतरीन केस स्टडी है। देखिए, एक तरफ है मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, एक विशाल पुल, और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र नदी का वो सदियों पुराना, वो रहस्यमयी फैलाव। कहानी का जो नायक है अमृत, वो भी इसी विरोधाभास का प्रतीक है। एक पढ़ा लिखा, तर्क पर चलने वाला रेलवे कर्मचारी जो भूतों प्रेतों की बातों को आप कह सकती हैं बकवास मानता है। और यही टकराव तो कहानी की जान है। अमृत एक निडर नौजवान जिसकी नाइट शिफ्ट लगती है उस सुनसान पुल पर, और उसे सब रोकते हैं, चेतावनी देते हैं कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, खासकर एक बच्चे के रोने की। लेकिन वो इन सब पर हंस देता है। तो सवाल ये है कि एक ऐसे इंसान को जो डर को मानता ही नहीं, उसे डराया कैसे जाए। ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। कहानी की शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है, जिसे हम स्लो बर्न कहते हैं। ये सीधे सीधे कोई भूत नहीं दिखाती। पहले हफ्ते अमृत को बस अजीब एहसास होते हैं, जैसे अचानक से हवा का रुक जाना या रात में कुत्तों का खाली पटरियों को देखकर भौंकना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन उनमें सबसे अजीब बात थी एक गंध। कहानी में लिखा है कि देर रात करीब 2 बजे उसे अक्सर गीली मिट्टी की एक तेज गंध आती थी, जैसे कोई नदी में नहाकर अभी अभी उसके कैबिन के पास से गुजरा हो। यह मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक गंध से डर कैसे पैदा किया जा सकता है। ये बहुत ही चालाक तकनीक है। क्या है ना, गंध हमारी सबसे प्राचीन इंद्रियों में से एक है, और वो सीधे यादों और भावनाओं से जुड़ी होती है। यहाँ गीली मिट्टी की गंध वो सीधे तौर पर नदी से जुड़ी है, उस गहरे ठंडे पानी से। ये खतरे को सीधे अमृत की निजी जगह में ले आती है, बिना कुछ दिखाए। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अतिक्रमण है। कहानी ये बता रही है कि तुम दरवाजा बंद कर सकते हो, लेकिन तुम उस एहसास को बाहर नहीं रख सकते जो हवा में तैर रहा है। मतलब डर अब तक सिर्फ एक एहसास है, एक ख्याल है। लेकिन फिर वो रात आती है जब ये एहसास एक आवाज में बदल जाता है। घना कोहरा है, रात के 12:15 बजे हैं, और अमृत को पहली बार एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो मदद के लिए पुकार रही है। और अमृत का पहला रिएक्शन क्या होता है? तर्क वाला। वो सोचता है कि कोई सच में मुसीबत में है। यही उसकी समझदारी है, और यही उसका जाल भी। वो मदद करने के लिए बाहर निकलता है और अनजाने में उस खेल में शामिल हो जाता है जो वो चीज उसके साथ खेलना चाहती है। वो पुल पर आवाज का पीछा करता है, और यहाँ कुछ बहुत अजीब होता है। आवाज उसके आगे आगे चलती है, जैसे उसे और गहरे अंधेरे में खींच रही हो। और कहानी का एक ब्यौरा मेरे दिमाग में अटक गया है। लिखा है कि आवाज गूंज नहीं रही थी। हाँ, वो वाला पार्ट। बल्कि सीधे कानों के अंदर महसूस हो रही थी, जैसे कोई वाइब्रेशन हो। इसका क्या निकाला जाए? ये एक शानदार डिटेल है। देखिए, एक गूंज या एको आवाज को भौतिक दुनिया में स्थापित करती है। हमें पता चलता है कि आवाज किसी सतह से टकरा कर लौट रही है। लेकिन जब आवाज गूंजती नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भौतिक नियमों का पालन नहीं कर रही। वो बाहर से नहीं, बल्कि सीधे आपके दिमाग के अंदर पैदा हो रही है। ये सुनने वाले को बताता है कि यह अनुभव अलौकिक है। अमृत की अपनी इंद्रियां उसे धोखा दे रही हैं। और जैसे ही वो ये समझ पाता है, आवाज अचानक उसके पीछे से आने लगती है। वो पलटता है, वहां कोई नहीं। और फिर सन्नाटा। मेरे तो ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। वो खामोशी उस आवाज से ज्यादा डरावनी लगती है। बिल्कुल, क्योंकि वो खामोशी इस बात की पुष्टि करती है कि वो अकेला है, असुरक्षित है, और जो कुछ भी हो रहा है वो उसके काबू से बाहर है। उस एक पल में अमृत का अपनी हकीकत पर जो नियंत्रण था वो टूट जाता है। अगली रात फिर वही होता है, लेकिन इस बार हवा बर्फीली हो जाती है, और उसे नदी में पानी के छपाके की आवाज आती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा पानी में गिरा हो, या शायद पानी से बाहर निकला हो। हाँ, अब अमृत समझ जाता है कि ये उसकी कल्पना नहीं है। और यही कहानी में एक और किरदार आता है, एक बूढ़ा आदमी। हाँ, जिसे हम कहानी की भाषा में दी ऑरेकल या भविष्यवक्ता कह सकते हैं। एक ऐसा किरदार जो उस रहस्य को जानता है जिसे नायक नहीं जानता।
वो बूढ़ा आदमी अमृत को वो कहानी बताता है जो उस आवाज को एक पहचान देती है। वो बताता है कि पुल बनाते समय एक मजदूर का छोटा बेटा नदी में डूब गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी मदद के लिए पुकारती हुई उस पुल पर भटकती है। लेकिन इसके बाद वो जो चेतावनी देता है वो इस कहानी को एक नया मोड़ देती है। वो कहता है, अगर दोबारा सुनो तो जाना मत, वो नदी तुम्हें बुला रही है। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहता कि लड़के की आत्मा तुम्हें बुला रही है, वो कहता है नदी तुम्हें बुला रही है। ये इस डर को एक व्यक्तिगत भूत की कहानी से उठाकर एक ज्यादा आदिम, ज्यादा ताकतवर चीज से जोड़ देता है। वो लड़का तो सिर्फ एक चारा है, असली शिकारी तो वो अंधेरी गहरी नदी है। ये डर को बहुत बहुत विशाल बना देता है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब खतरा वो बच्चा नहीं बल्कि वो जगह है। इस चेतावनी के बाद उस रात अमृत तय करता है कि वो बाहर नहीं जाएगा। रात 1:57 पर आवाज फिर आती है, इस बार ज्यादा बेताब। अमृत अपने लोहे के कैबिन का दरवाजा बंद कर लेता है, जो उसकी तर्क और सुरक्षा का प्रतीक है। और यही कहानी एक और ब्रिलियंट मोड़ लेती है। जब खतरा बाहर नहीं आ सकता तो वो और करीब आ जाता है। आवाज तेज होने लगती है, जैसे वो केबिन की दीवारों के अंदर से आ रही हो। और फिर केबिन के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक होती है, वो भी ठीक उतनी ऊंचाई पर जितनी पर एक छोटा बच्चा दस्तक दे सकता है। ये पल इतना तनावपूर्ण है। अब तक खतरा एक आवाज थी जो दूर थी, अब वो भौतिक हो गया है, वो दरवाजे पर है। और अमृत, जो अब तक डर रहा था, गुस्से और हताशा में दरवाजा खोल देता है। बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ कोहरा। लेकिन फिर वो उसे देखता है। दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर एक छोटा सा गीला पद चिन्ह, ताजा, और उसका मुंह केबिन के अंदर की तरफ था। ये इस कहानी का शायद सबसे डरावना पल है। वो पदचिन्ह क्या साबित करता है? वो पदचिन्ह कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब तक अमृत सब कुछ अपनी कल्पना कहकर खारिज कर सकता था, लेकिन वो गीला निशान एक भौतिक सबूत है। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई चीज जिसका वजन है, जो पानी में भीगी हुई है, अभी अभी उसके दरवाजे पर खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात है उसकी दिशा, अंदर की ओर। इसका मतलब है कि वो गुजर नहीं रही थी, वो दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। वो अंदर आना चाहती थी। उसने अमृत के सुरक्षित किले को भेद दिया। उस रात के बाद अमृत का डर एक नए स्तर पर पहुंच गया। कई रातें बीत जाती हैं और आखिरकार अमृत एक फैसला करता है। वो कहता है कि वो इस डर से भागेगा नहीं, बल्कि इसका सामना करेगा। ये नायक के सफर का एक क्लासिक हिस्सा है। डर से भागने के बाद एक पल आता है जब वो पलटकर उसका सामना करने का फैसला करता है। वो उस रात पुल पर वापस जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर ये है क्या। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। रोने की आवाज उसे लुभा नहीं रही थी। वो एक ही जगह से आ रही थी, पुल के ठीक बीच से। जैसे वो कह रही हो, लुका छिपी खत्म, अब आमने सामने आओ। अमृत का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। ये तनाव का चरम है। कहानी ने हमें धीरे धीरे यहां तक पहुंचाया है। अब जवाब मिलने का समय है। जैसे ही अमृत पुल के बीच में पहुंचता है, रोना बंद हो जाता है, एकदम खामोशी। और तभी कोहरे में उसे कुछ दिखाई देता है। पटरियों पर एक छोटा धुंधला साया खड़ा था। अमृत ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई उस साये की तरफ, और बस यहीं पर यह किस्सा अभी के लिए रुक जाता है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा।